वेलकम एवरीबॉडी। लर्न लॉ बाय न्यूज़ के इस इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का वार्म वेलकम है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खाड़ेकर की कंट्रोवर्शियल केस को। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया एवं नेशनल मीडिया पे ये न्यूज़ को और कंट्रोवर्सी को देखा होगा, जिसमें एक आईएएस ट्रेनी ऑफिसर जिन्हें पावर इसलिए दिया गया कि वो देश के लिए और समाज के लिए सेवा कर सके, उसके हितों की रक्षा कर सके, उन्होंने अपने इस पावर का पर्सनल मिसयूज करना शुरू कर दिया। आरोप क्या है और कंट्रोवर्सी क्या है कि ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा जी ने अपनी ही कार, जो कि पर्सनल ऑडी कार थी, उसमें लाल बत्ती लगवा ली, रेड बीकन। साथ ही साथ एक्यूजेशन ये भी था कि इन्होंने अपने ही सीनियर के चैम्बर को, सरकारी चैम्बर में उसे जबरन हथिया लिया और उनके सामान को निकाल के बाहर फेंक दिया और खुद के सामान को अंदर रख दिया। इन सब जब इवेंट्स का रिपोर्टिंग आगे गया तो इनके जो पूरे के पूरे इवेंट्स को देखते हुए इनका ट्रांसफर पुणे से अब वाशिम कर दिया गया। यहां तक कि कंट्रोवर्सी के लिए कोई लीगल एनालिसिस की जरूरत नहीं थी। अब जरूरत क्यों पड़ी इनके लीगल एनालिसिस के लिए? क्योंकि ये आईएएस तब बनी जब इन्होंने यूपीएससी को क्वालिफाई किया। अब इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए दो रिजर्वेशन का हेल्प लिया, दो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का हेल्प लिया। पहले रिजर्वेशन इन्होंने लिया ओबीसी एनसीएल, मतलब ओबी अदर बैकवर्ड कास्ट के नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट का इस्तेमाल इन्होंने किया। दूसरा पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब कि विकलांगता के सर्टिफिकेट के आधार पे इन्होंने यूपीएससी को क्वालिफाई किया। आइए इसको हम समझते हैं। सारे मीडिया आउटलेट आज के दिन इसे कवर कर रहे हैं। इसमें लीगल पॉइंट क्या है इसे हम समझते हैं अपने बोर्ड पे। तो ये है आईएएस पूजा खाड़ेकर जी। इन्होंने क्या यूपीएससी एग्जाम देने के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, साथ में पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया और इसके रिजर्वेशन कोटा के थ्रू इन्होंने क्या किया, क्वालिफाई कर लिया यूपीएससी का विथ यूपीएससी 23 विथ 841 रैंक। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूजा खाड़ेकर जी का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सही है या फर्जी है? उसी प्रकार से इनके दूसरे सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी, मतलब पर्सन्स विथ बी, मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब विकलांगता वाला जो सर्टिफिकेट है, सवाल इस पे भी उठ गया है। अगर ये सवाल सही है तो बहुत ही बड़ा जुर्म है, क्योंकि आपने कोटा का जिसको मिलना चाहिए था लाभ, उसकी जगह पे आपने ऐसे व्यक्ति लाभ ले रहे हैं जिनको इस कोटा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आइए समझते हैं कि ओबीसी होता क्या है कोटा। तो अगर पूरे इंडिया के कास्ट को हम डिवाइड कर दे तो 4 कैटेगरी में ये डिवाइड हो सकता है, जिसमें से एससी और एसटी, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कि जो भी रिजर्वेशन के नॉर्म्स थे, जो भी रिजर्वेशन देने की जरूरत थी, प्रमोशन इनके करने की जरूरत थी, ये सारा कुछ एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के ड्राफ्टिंग के समय बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इसमें डाला था, संविधान में डाला था। लेकिन बाद के दिनों में सरकारों ने यह पाया कि बैकवर्ड कास्ट के लोग, कुछ बैकवर्ड कास्ट के लोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग भी सफर कर रहे हैं और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे डेवलपमेंट के साथ, नेशनल कंट्री के साथ, ड्यू टू सोशल और इकोनॉमिक रीजंस। तो इन्हें हम लोग कह लिए सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। इन कास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनके प्रॉब्लम्स को जानने के लिए 1980s के दौर में मंडल कमीशन आया। बहुत ही लैंडमार्क कमीशन था, जिसको मोरारजी देसाई के कार्यकाल जब प्रधानमंत्री थे उस कार्यक्रम में आया था। 90s के दौर में इसके रिकमेंडेशंस पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट ने टोटल 27% रिजर्वेशन देने के लिए अलाउ कर दिया, किसको? ओबीसी को, और 22% रिजर्वेशन देने के लिए एससी एसटी। अब हमारे देश में जब भी कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है उसे हम सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज जरूर करते हैं। इस केस में भी इंदिरा सहनी जी ने केस में इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया क्या? फर्स्ट, कि जो रिजर्वेशन है
ये बिल्कुल ओबीसी को जो दिया गया है बिल्कुल सही है, लेकिन दो गाइडलाइन दिया। पहला गाइडलाइन ये दिया कि रिजर्वेशन टोटल पोस्ट का ओनली 50% ही हो सकता है, मतलब मैक्सिमम कैप कितना लगा दिया, 50%। ये अपर सेलिंग लिमिट लगा दिया इंदिरा सहनी केस में, जो आज भी रिलेवेंट है। कुछ दिनों पहले बिहार में 65% रिजर्वेशन को इसी आधार पे खारिज भी किया गया। और थर्ड किया था कि क्रीमी लेयर के अंदर जो रहेंगे उन्हीं को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब क्रीमी लेयर क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। क्रीमी लेयर का डिफिनेशन फॉर ओबीसी क्या है, अगर हाउस होल्ड का इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो वो क्रीमी लेयर है, ठीक है। अगर कोई ओबीसी का व्यक्ति क्रीमी लेयर है, मान लीजिए कि उसका इनकम 8 लाख है, तो उसे रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर आप ओबीसी हैं और 8 लाख से कम की इनकम है, लेस देन, तब आप नॉन क्रीमी लेयर होंगे, तभी आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो रिजर्वेशन अगर ओबीसी को लेना है तो दो क्राइटेरिया हो गया, एक तो ओबीसी होना जरूरी हो गया, साथ ही साथ आपके फादर मदर का इनकम मिला के 8 लाख से कम होना चाहिए। अब इस इनकम को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर अलग है, इसमें सैलरी, एग्रीकल्चरल इनकम, आर्टिसल इनकम एक्सक्लूड किया जाता है। उसी प्रकार से हमने कास्ट छोड़ दिया था जिसे जनरल कास्ट, जो इन तीनों में कवर नहीं हुए। इनके लिए 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में ईडब्ल्यूएस कोटा लाया जाता है, रिजर्वेशन लाया जाता है। ये रिजर्वेशन भारत के 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब भारत के 130 अमेंडमेंट संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड करके लाया जाता है। और इस ईडब्ल्यूएस कोटा में भी क्रीमी लेयर की बात होती है, मतलब ईडब्ल्यूएस कोटा में भी क्या होती है, क्रीमी लेयर। और इसमें भी क्रीमी लेयर का जो वैल्यूएशन है वो 8 लाख रुपीस है। मतलब अगर कोई जनरल व्यक्ति जो उन तीनों में कवर नहीं होता है, उसका फैमिली का इनकम 8 लाख 1 रुपए है, तो वो जनरल होता तो है, जनरल है ही, लेकिन ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन का पार्टिसिपेशन 10% कोटा पे नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर क्रीमी लेयर से लेस है 8 लाख से, तब वो ईडब्ल्यूएस प्लस एनसीएल यहां भी, तभी वो अपने 10% के कोटा में क्वालिफाई करेगा। तो बात बहुत ही क्लियर है, एससी और एसटी को छोड़ के, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के, अगर कोई भी व्यक्ति अपने रेस्पेक्टिव रिजर्वेशन का लाभ लेना है, जैसे कि अगर जनरल है 10% कोटा का लाभ लेना है तो उसे एनसीएल कैटेगरी में आना होगा। उसी प्रकार अगर कोई ओबीसी है और अपने 27% रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो उसे भी एनसीएल के कैटेगरी में आना होगा। अब पूजा खाड़ेकर जी पे, अब हम लोग पूजा खाड़ेकर जी पे अगर पहुंचे तो इन्होंने भी ओबीसी एनसीएल का लाभ लिया था। इसका मतलब कि इनके फैमिली का इनकम भी बिलो 8 लाख होना चाहिए था, बिलो 8 लाख होना चाहिए था। लेकिन जब आप न्यूज देखेंगे, खासकर इनके फादर जो कि दिलीप खाडेकर हैं, इन्होंने रिसेंट जो इलेक्शंस हुए हैं, जनरल इलेक्शंस लोकसभा के 2024 में, उसमें अपना इनकम एफिडेविट दिया। दिलीप कोंडिबा खाडेकर जो कि अहमदनगर सीट से फाइट कर रहे थे, आप देखिएगा कि एसेट्स में कितना दिया हुआ है, 40 CR अमाउंट, मतलब 40 करोड़ रुपए। इसका पूरा लिस्ट भी दिया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न में 43 लाख, ये मूवेबल एसेट कितना केस पेंडिंग है, मूवेबल कितना है, किसी में 27 लाख, किसी 15,000 रुपया, ज्वेलरी के रूप में क्या मौजूद है इनके पास, 17 लाख की एक वॉच है, 6 लाख रुपए का चेन है, इनकी मदर के पास 12 लाख का नेकलेस है, 6 लाख का मंगलसूत्र है, बैंगल 18 लाख का है, 15 लाख का डायमंड नकली। उसके बाद बहुत सारे प्रॉपर्टी का लिस्ट दिया गया है। तो ये 40 करोड़ का प्रॉपर्टी इनके पास है। अब सवाल यहीं से फिर हम वहीं अपने पास चलते हैं बोर्ड पे। तब देखिए सवाल ये उठ रहा था कि अगर इन्होंने, पूजा खाडेकर जी ने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लिया है, इसका सीधा सा मायने है कि उनके फैमिली का इनकम बिलो 8 लाख रुपीस है। लेकिन एफिडेविट किसका,
पूजा खाड़ेकर के फादर का जो एफिडेविट है लोकसभा में, मतलब वॉलंटरी, उन्होंने 40 करोड़ रुपीस का एसेट दिखाया है, 40 सीआर का। अब सवाल यहीं से शुरू होता है, किसी व्यक्ति जिसकी फादर के फैमिली, फादर मदर मिला के 40 सीआर प्लस इनकम हो, वो व्यक्ति ओबीसी एनसीएल कोटा में कैसे आ सकता है? कोटा मतलब जो रिजर्वेशन कोटा, उसका लाभ कैसे ले सकता है? सवाल यही है। अब आइए, दूसरा जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसे हम समझते हैं ये डिसेबिलिटी होता है। जो भी फिजिकली कोई डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है, तो गवर्नमेंट उनके लिए भी रिजर्वेशंस क्या प्रोविजंस रखी हुई है। अगर इसको हमको समझना है तो पेज नंबर 4 पे आप आइए और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग ये देखेंगे, 4 पे नहीं सॉरी 14 पे, व्हाट आर द रिजर्वेशन प्रोविजन अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो इसमें आप पाइएगा, on account of having disability of 40% above in any of these सब कैटेगरीज, रिजर्वेशन तब मिलेगा जब किसी को इस कैटेगरीज के डिसेबिलिटी में 40% तक ये डिसेबिलिटी हो। तो पहला पैरामीटर क्या है उसमें? 40%। अगर ये 40% का पैरामीटर रहेगा तो उन्हें क्या मिलेगा? प्रोविजन फॉर प्रोसेसिंग इतना है तो उनके रिजर्वेशन मिलेगा, और लेकिन उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग फ्रॉम दिस कैटेगरी आर लाइकली टू हैव बीन प्रीवियसली टेस्टेड एंड इन पोजीशन ऑफ रिलेटेड मेडिकल सर्टिफिकेट इवन बिफोर अप्लाइंग। यहां तक कि उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए और बाद में भी इसके क्या किया जाएगा? वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब अपने फर्स्ट स्लाइड पे। अब पूजा खाड़ेकर जी के केस में क्या हुआ, जब ये क्वालिफाई कर गई, क्या कर गई? क्वालिफाई क्या? यूपीएससी ने बोला कि अब आप अपने इस डिजीज, अपने इस डिसेबिलिटी का टेस्ट करा लीजिए एम्स में जाके, क्योंकि वहां से वेरीफाई हो जाएगा कि वेदर आपके पास, क्योंकि एक पैरामीटर तो ये 40% तो होना ही चाहिए, तो क्या है कि नहीं है। एम्स ने इनको बार बार बुलाया, एक बार अप्रैल में बुलाया, फिर मई में बुलाया, फिर अगस्त में बुलाया, लेकिन ये तीनों बार प्रेजेंट नहीं हुई और उसकी जगह इन्होंने नवंबर में कम्युनिकेट किया डिपार्टमेंट को कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मैं वहां जा नहीं सकती। अब जा नहीं सकती हैं तो डिपार्टमेंट ने क्या किया? इनके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया। यूपीएससी ने इनके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया। अब इससे ये क्या हो गई? पूजा खाड़ेकर थी परेशान, और इस ऑर्डर को, क्योंकि ये आईएएस ट्रेनिंग हो चुकी थी, इनके लिए क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इन्होंने अप्लाई किया सीएटी में, मतलब यूपीएससी के ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज कर दिया। जब यहां से ऑर्डर चैलेंज किया तो स्कैट भी यूपीएससी के ऑर्डर को रिकन्फर्म कर दिया कि माना कि इनके सर्विसेज में लैप्स है, इन्होंने गए नहीं तो इनको लैप्स माना गया। लेकिन इस ऑर्डर से एग्री परेशान होकर इन्होंने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया? इनको रिलीफ इस मैटर में दिया कि ये कोई अल्टरनेटिव डेट पे जाके फिर से री एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन अपने डिसेबिलिटी का करा सकती हैं। पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें क्या है? पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें इन क्या है कि अब एम्स इन्हें बुला इसलिए रहा था इनका एमआरआई कराया जाए ब्रेन का। इसका कराता, जिससे ये पता चलता जो विजन लॉस है इनका, उसका कारण क्या है, क्या दूसरा पैरामीटर 40% है भी कि नहीं। इन्होंने ये जो एमआरआई करा रहा था ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करा के दिया, अब बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद, क्या इन्होंने एम्स में अपने आप को सबमिट किया वेरिफिकेशन के लिए? नहीं सबमिट किया। ये पब्लिक डोमेन पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो अब इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आप देखें स्लाइड नंबर 1 पे, तो इनके दोनों सर्टिफिकेट जिसके वजह से ये क्वालिफाई की है एग्जाम, चाहे ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट हो या आपका सर्टिफिकेट हो पर्सन्स विद बेंचमार्क मतलब डिसेबिलिटी का, दोनों क्वेश्चन मार्क है। आप ये समझिए कि इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है इंडिया में आईएएस का, अगर उसके एग्जामिनेशन प्रोसीजर में और उसके बाद के क्वालिफिकेशन जो उनका अपॉइंटमेंट हुआ इस तरह का मामला निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसके पूरे के पूरे वेरासिटी पे बहुत बड़ा दाग पहुंचेगा।
और एज ए लॉ स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट है जिसमें उन्होंने एक्यूज तो छोड़िए, जिन्होंने एक्यूटल हो गया था और थोड़ा सा क्लीन एक्यूटल नहीं था, मतलब वो दोष साबित नहीं हुए, तब भी उनके गवर्नमेंट के जॉब्स को, जिसमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब था, उसके लिए फिट नहीं माना गया। तो अब एज ए लीगल स्टूडेंट एडवोकेट आपकी क्या राय है इन फैक्ट्स पे? आप हमें जरूर बताइए अपने हमारे कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों फैक्ट्स को देख के आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है ऑन योर। कल किसी और टॉपिक न्यूज के साथ, उसके लीगल एनालिसिस के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए थैंक यू।